दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। चलते हैं आगे उन खाकों की तरफ जिन्हें शौकत थानवी ने लिखा अपनी किताब शीश महल में। अरशद थानवी है अगले खाके का नाम। तो सरनेम से तो आपको पता चल गया होगा कि क्या ताल्लुक़ हो सकता है शौकत थानवी का इनके साथ। तो अरशद थानवी के बारे में लिखते हैं, ज़ुबां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नतक ने बजाय मेरी ज़ुबान के बोसे लेने के मशवरा ये दिया, है अदब शर्त मुँह न खुलवाओ। और वाकई बात भी कुछ ऐसी ही है, छोटा मुँह बड़ा भाई, और बड़ा भी कितना कि अगर शादी में बिला वजह देर न हुई होती तो इस सादत आसार भाई के बराबर खुद इनके बरखुरदार हो सकते थे। एक दादा के हम दोनों पोते ज़रूर हैं, मगर उम्र में फ़र्क इतना है कि अरशद साहब को भाईजान कहते हुए भी ये महसूस होता है कि गोया इनके शाया निशान ये रिश्ता नहीं है, कम से कम चचा जान तो कहें। आप इस वक्त के शायर हैं जब इस खाकसार का वजूद फितरत के जौफ़े दिमाग में महदूद तख़य्युल था। होश की आंखें खोलकर भाईजान को साहिब दीवान शायर पाया। रसालों में अपनी नज़में छपवाते थे और फिर हम लोगों को सुनाने के लिए किसी न किसी को सुना ज़रूर देते थे। मतलब ये होता था कि बेटी को कहें ताकि भोरिया के कान हों। हमारे ख्याल में मकसद होता था हम पर रोब जमाना, चुनाचे रोब जमकर रहता था और हम बचपन ही से ये समझते थे कि हमारे भाईजान जो हैं ये कोई बहुत बड़े आदमी हैं, यानी इतने बड़े आदमी के रसाले वालों ने इनका नाम और पता छपवा कर रख लिया है। हर महीने उसी छपे हुए पते में लपेट लपेट कर न जाने कौन कौन से रसाले और अखबार और किताबें इनके पास भेजते रहते हैं। जब शेर समझने का शऊर न था उस वक्त उनके तरन्नुम से डरा करते थे, यानी नासमझी ही में ये सोचा कि जिसको गाना ना आए वो आखिर गाने की कोशिश ही क्यों करे। जब शेर समझने के काबिल हुए तो तरन्नुम पर और भी गुस्सा आने लगा कि आखिर इतने कीमती अशार को इस भयानक तरन्नुम से क्यों जलील किया जाता है। मगर समझाते किसी आखिर सूरत ये निकाली कि खुद भाईजान के अशार उनसे सुनने की बजाय रसायल में छपे हुए पढ़ लिया करते थे, और जहां उन्होंने सुनाने के लिए अपना गटका खाकर चश्मा लगाया और हम शेरवानी कंधे पर डाल ये जा और वो जा। आखिर रोब की भी एक हद होती है, सादतमंदी की भी एक इंतहा है। सोचा कि अब दोस्ती पैदा की जाए इन बुजुर्ग मोहतरम से, मगर इसकी तकरीब मुहैया करना बजाय खुद एक मरहला था। एक मरतबा भाईजान अपनी तमाम बुजुर्गी समेट कर भोपाल से लखनऊ तशरीफ़ लाए। नहायत लिए दिए रहे और हम भी सिमटे सिमटाए सूखे सहमे बने रहे। जब आप वापस जाने के लिए लखनऊ स्टेशन पर तशरीफ़ लाकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे और हम अज़राहे सादत बर्थ पर बिस्तर लगाने चले आए तो यकायक दोस्ती की तकरीब सूझ गई। करीब ही बैठे हुए एक मुसाफिर से पूछा, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? बेलसा, बहुत ही अच्छा हुआ, अब मुझे पूरा इत्मीनान हो गया। बात यह है कि ये साहब जो जा रहे हैं जिनका मैं बिस्तर बिछा रहा हूँ, यूँ तो खैर अब अच्छे हैं, इलाज से बहुत फ़ायदा हुआ है, मगर आप फिर भी रास्ते में ज़रा ख्याल रखिएगा। एक तो खिड़की की तरफ ना आने दीजिएगा, दूसरा ज़रा मुंह हटाकर बात कीजिएगा, शायद हमला कर बैठे। क्या मतलब? यानी कुछ? जी हाँ, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, मगर अब बहुत फ़ायदा है, फिर भी एहतियात शर्त है। ट्रेन रवाना हो गई, वो भोपाल चले गए और हम घर आ गए। भूल भी गए कि क्या हुआ था। 5वें रोज़ वालिद साहब के नाम एक लंबा चौड़ा खत आया। वो पढ़ते जाते थे और हंसते जाते थे। आखिर वो ख़त हमको दिया गया कि मुलाहज़ा फरमाइए अपने करतूत। ख़त में पूरी तफसील एक अफसाने की सूरत में दर्ज थी कि क्यों कर इस मुसाफिर ने आपको और आपने उसको पागल समझा। यहाँ तक कि जब कानपुर के करीब आप गंगा का नज़ारा करने के लिए खिड़की की तरफ बढ़े तो उस मुसाफिर ने इस बुरी तरह डांटा है कि भाईजान की तबीयत ही खुश हो गई। मगर सुबह होने पर जब उस मुसाफिर ने सही दिमागी का पूरा यकीन कर लिया तो सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह आपके बरादर अजीज़ ने ये गुल खिलाया था। दोस्ती तो खैर यहीं से हो गई थी, मगर इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा शरारतों की ज़रूरत बेतकल्लुफ़ी पैदा करने के लिए पेश आई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब भाईजान सिर्फ भाई नहीं हैं बल्कि बेतकल्लुफ़ दोस्त भी। पहले शेर कहते थे, अब बच्चे फरमाते हैं। साहिब दीवान बनने का शौक़ साहिब औलाद बनने के ज़ौक़ की सूरत अख्तियार कर चुका है। भोपाल में सिर्फ वकालत ही नहीं फरमाते हैं, मर्दमशुमारी में इजाफ़ा भी आप ही के सपुर्द है। मगर अपनी तमाम औलादों से ज़्यादा मोहब्बत इसी अजीज़म सलमा से है। मियाँ और बीवी में बाहम इस कदर एतमाद है कि ये पाबंदी के साथ शेव करना ज़रूरी नहीं समझते
اور وہ کنگھی چھوٹی کے جھمیلوں میں وقت برباد نہیں کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سہ لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں۔ وہ ان کے لیے کھانا پکا دیتی ہیں اور وہ ان کے لیے چائے بنا دیتے ہیں۔ دولت نہیں ہے مگر قلندرانہ زندگی مزے میں گزر رہی ہے۔ آج کل شاعری میں سیاست کو بہت دخل ہے۔ قومی نظمیں فرماتے ہیں مشاعروں کے شاعر نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، بلکہ اگر کبھی مشاعرے میں شعر خوانی کی مصیبت نازل ہی ہو گئی ہے تو پھانسی کے تختے پر جانے والی ادا کے ساتھ ڈائس پر تشریف لے گئے ہیں۔ غزل اس طرح تحت لفظ ارشاد فرمائی ہے گویا مسجد شہید گنج کے متعلق تقریر بھی کر رہے ہیں اور کرپان سے ڈر بھی رہے ہیں۔ کتب بینی کا بے حد ذوق ہے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ایک دم بستر سے اچھل کر باورچی خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور بیگم کے سر پر سوار کہ سنو بیگم، لاہور بلا قوت، ذرا سن تو لو، کس قدر لاجواب بات ظالم نے لکھ دی ہے۔ پتیلی چھن من کر رہی ہے، آپ بیگم کو سنا رہے ہیں کتاب اور وہ فرما رہی ہیں خلال کہ یکا یک کوئی بچہ بھداک سے گرا کیچڑ میں پھسل کر، اور اسی بہانے یہ تمام ادب نوازی ملتوی ہو گئی۔ اخبار کے انتظار میں چشمہ لگائے، لوٹا بہرے، گٹکا کھائے بیٹھے رہتے ہیں یا دفع الوقتی کے لیے کھٹمل مارتے رہتے ہیں۔ جہاں اخبار آیا، لوٹا سنبھالا، اخبار لیا اور تیر کی طرح غسل خانے میں جا پہنچے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پریس ایکٹ کے ماتحت یہ تمام اخبار بند کر دیے جائیں تو معلوم نہیں ہمارے بھائی جان بیچارے کا قبض کے مارے کیا حال ہوگا۔ یہ تھے مختصر خیالات شوکت تھانوی کے اپنے بھائی ارشد تھانوی کے بارے میں۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔